हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक गांव की है जिसका नाम काला खंडर था। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 100 साल पहले राजस्थान के एक इलाके में काला खंडर नाम का एक गांव हुआ करता था। इस गांव की चारों दिशाओं में काले ऊंचे पहाड़ खड़े थे, जिनकी वजह से इस गांव का नाम काला खंडर पड़ा था। गांव के कुछ लोग थे, उनका उन पहाड़ों को लेकर अजीब सी मान्यता थी। कुछ कहते थे कि उन पहाड़ों के पीछे आत्माओं का वास है, तो कुछ कहते थे कि वहां एक प्राचीन श्रापित आत्मा का वास था। सच्चाई कोई नहीं जानता था। गांव में एक आदमी था। उसके अनुसार सदियों पहले एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना के लिए यहीं पर गया हुआ था। उसने उन पहाड़ों के बीच ऐसी अजीब साधनाएं की थी कि वहां की धरती से ही नहीं बल्कि हवा से भी भयानक चीखें आने लगी थी। लेकिन तांत्रिक की साधना अधूरी रह गई और उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। मरते मरते उसने उस स्थान को श्रापित कर दिया कि वहां जो भी आएगा वो उसकी आत्मा के क्रोध का शिकार हो जाएगा। गांव में एक परंपरा थी कि सूरज ढलने से पहले लोग अपने घरों में लौट आते थे और अपने दरवाजों को बंद कर लेते थे। काला खंडर के लोग मानते थे कि सूरज ढलते ही वो श्रापित आत्मा पहाड़ों से बाहर आती है और जो भी उसे दिखाई देता है उसकी जान ले लेती है। लेकिन ये डर तब और प्रबल हो गया जब एक दिन गांव का एक लड़का रामलाल, जो कि मनमौजी था, एक दिन किसी काम से उसके भाई का उस पहाड़ के पास से जाना हुआ, जिसके बाद उसका भाई कहीं गायब हो गया। ये बात उसे बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचा चुकी थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं वहां पर जाकर ही रहूंगा। रामलाल का यह निर्णय गांव वालों को अत्यधिक चिंतित कर गया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। कहीं उसे ये भी लग रहा था कि मैं जाकर अपने भाई को वहां से जिंदा ढूंढ कर लाऊंगा। लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, रामलाल पहाड़ों की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो पहाड़ों के पास पहुंचा, हवा एकदम से अपना मोड़ बदल ली। मानो यूं लगने लगा उसे कि अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और काफी भारीपन शरीर पर महसूस हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगी थी। कुछ ही देर में रामलाल की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुबह जब गांव वालों ने उसे ढूंढने की कोशिश की तो पहाड़ों के पास उसकी अधजली हुई लाश मिली। उसके चेहरे पर ऐसी भयानक सी स्थिति बनी हुई थी जैसे उसने मौत से भी बुरा कुछ देखा हो मरते समय। उसके बाद गांव में भी कुछ अजीब सा होने लगा। हर रात किसी न किसी की चीख सुनाई देने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। कई लोग ये कहते थे कि ये वही रामलाल की आत्मा है जो शायद अब बदला लेने आई है, क्योंकि मरते समय हमने उसे बचाया नहीं था। कोई गांव छोड़कर वहां से जाने लगा तो कोई हमेशा से डर में रहने लगा। अब काला खंडर गांव वीरान पड़ा था। कहते थे कि उस गांव के पास से जो गुजरता भी है उसे भी रात के समय रामलाल की चीखें सुनाई देती है। और कुछ हिम्मत जो जुटाकर लोग वहां से गुजर जाते थे और देखने की कभी अगर कोशिश भी कर लेते तो या तो वो पागल हो जाते या फिर कुछ ही दिनों में वो मर जाते। आसपास के जितने भी गांव थे उनमें ये कहानी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, जिसे सुनकर लोग कांप जाते थे। काला खंडर का जो गांव था
उस गांव को लगकर ही आसपास कई सारे छोटे छोटे गांव थे। उन सभी गांव में एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। लोग जितना उस जगह से दूर रहने की कोशिश करते, उतना ही कुछ अनजाना बल उन्हें खींच लेता था अपने पास। कुछ समय बाद रामलाल की मौत को 1 साल बीत चुका था, लेकिन वो चीखें रात में अब भी वहीं गूंजती थी और कई सारे लोगों को सुनाई भी देती थी। गांव में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोग उदास और डर कर रहने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय रामलाल की छाया को गांव के आसपास मंडराते हुए देखा था। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग महिला दादी गंगा, जिसे सब लोग बहुत बुद्धिमान मानते थे, उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि रामलाल की मौत की रात सिर्फ श्रापित आत्मा का हाथ नहीं था, बल्कि गांव के पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां सदियों पहले बलि दी जाती थी। उन बलियों की पिशाच आत्माएं अब जाग उठी थी। वो स्थान एक गहरे रहस्य को समेटे हुए था, जिसे कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। दादी गंगा ने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो पूरी बस्ती को श्रापित आत्माओं का निवास बना दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी उस स्थान की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के लोग दहशत के मारे कुछ भी करने से डर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद गांव की हालत और भी ज्यादा दर्दनाक और डरावनी हो गई। गांव की फसलें सूखने लगी, खेत खलियान एकदम से खराब होने लगे, जानवर अजीब व गरीब तरीके से मरने लगे और बच्चे जितने भी थे उनको रात में बुरे सपने आते थे। हर रात कोई ना कोई किसी अदृश्य ताकत का शिकार हो ही जाता। जैसे जैसे रात का अंधेरा गहरा होता, वैसे वैसे डरावनी आवाजें हवा में तैरने लगती। फिर एक दिन गांव के 3 नौजवान, मोहन, किशन और रघु, तीनों ने फैसला किया कि इस रहस्य का अंत करना ही पड़ेगा। वो जानते थे कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो काला खंडर गांव एक भूतिया जगह बनकर रह जाएगा। तीनों ने दादी से आशीर्वाद लिया और तंत्र मंत्र की कुछ सामग्री के साथ पहाड़ों के पीछे उस श्रापित मंदिर की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वो पहाड़ों के उस पार पहुंचे, तभी उन्होंने अपने साथ कुछ अजीब सी चीजें महसूस की। ऐसा लगने लगा कि कोई उन पर नजर रखा हुआ है और उन्हीं के साथ में है, ये देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आसपास का माहौल बिल्कुल खामोश था, मानो कोई देख रहा हो। मंदिर की ओर जाते हुए उन्हें अजीब सी आकृतियां दिखाई देने लगी। कभी कभी ऐसा लगता कि पेड़ उनके पीछे पीछे अंधेरे में चल रहे हो, जो कि काफी बड़े और विशाल पेड़ थे। और ऐसा लगता कि जमीन पर उनके कदमों के निशान अचानक से गायब हो जाते। बहुत मुश्किल से आखिरकार तीनों उस प्राचीन मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर तो पूरी तरह टूटा फूटा और खराब हालत में था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। अंदर एक बड़ा पत्थर का चौकोर मंच था, जहां बलि दी जाती थी। जैसे ही वो उस मंच के पास पहुंचे, मंदिर की दीवारों से भयानक चीखें गूंजने लगी। किशन ने हिम्मत करके मंच पर एक तावीज रखा, जिसे दादी गंगा ने दिया था। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी और चारों ओर से धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल, चेहरा बेहद विकृत था, मानो सदियों से यातना झेल रही हो। वह आत्मा उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी मोहन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जो तावीज वहां पर पड़ा था, उस तावीज को उठाकर तभी ही उसने उस आत्मा की ओर फेंका, जिसके बाद उस आत्मा की चीखें और तेज हो गई। लेकिन वह आत्मा अब धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आत्मा को काबू में कर लिया था। लेकिन तभी रघु अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर वही डरावने भाव नजर आ रहे थे जो रामलाल की मौत के समय हुआ था।
आत्मा ने रघु को अपने वश में कर लिया था। आखिरी क्षणों में मोहन ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और तावीज को रघु के शरीर पर रख दिया। एक भयानक विस्फोट जैसा हुआ और उसी के साथ वो आत्मा गायब हो गई और रघु की सांसें लौट आई। तीनों नौजवान मौत के मुंह से बचकर बुरी तरह थके हुए गांव लौटे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि काला खंडर गांव के चारों ओर घना अंधेरा छा गया था। गांव के कुछ लोग अब भी चीख रहे थे, लेकिन तीनों को पता था कि श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस सिर्फ एक शुरुआत थी। काला खंडर गांव अब एक ऐसा राज का हिस्सा बन चुका था जिसे खोलने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती थी। काला खंडर गांव में मोहन, किशन और रघु के मंदिर से लौटने के बाद भी माहौल पहले से ज्यादा भयानक और डरावना हो गया। उस रात की घटनाओं ने गांव के लोगों के दिलों में डर दुगना कर दिया था। लेकिन तीनों नौजवान जानते थे कि उन्होंने केवल श्राप की एक परत हटाई है। असली खौफ अब भी आना बाकी था। कुछ दिन बाद गांव की एक महिला सुशीला अपने छोटे बच्चे के साथ खेतों में काम करने गई हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि ये शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो एक परछाई जो एक मानव आकृति जैसी थी पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराई और अपने बच्चे को लेकर भागने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो भागी, वो परछाई और तेजी से उसका पीछा करने लगी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हुए अपने पति को पूरी घटना बताई। उसके पति ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उस रात कुछ और अजीब हुआ। आधी रात को उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसा कोई बहुत गुस्से में दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। जब सुशीला के पति ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर उसकी पीठ पर अचानक किसी ने अपने नोकीले नाखूनों से खरोच मार दी। उसकी पीठ से खून बहने लगा। अगले ही दिन गांव के लोग सुशीला और उसके पति की रहस्यमयी मौत की खबर से दहल गए थे। उनकी लाशें अजीब अवस्था में पड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर भी एक डर जैसा नजर आ रहा था, मानो उन्होंने भी मरने से पहले रामलाल की तरह कुछ भयानक देखा होगा। उनका बच्चा घर में अकेला बैठा रो रहा था, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। यह घटना गांव में एक और डरावनी कड़ी जोड़ गई थी। इस घटना के बाद से गांव के और भी लोग एक एक करके गायब होने लगे। फिर और भी डरावना हुआ। कुछ लोगों की लाशें पेड़ों पर लटकती हुई मिली, तो कुछ का कोई सुराग ही नहीं मिलता। लोगों को लगने लगा था कि काला खंडर अब पूरी तरह से शापित हो चुका है। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये वही आत्माएं हैं जो पहाड़ी के नीचे वाले मंदिर में जाग उठी है। मोहन, किशन और रघु अब जानते थे कि श्राप को पूरी तरह समाप्त करने का एक ही तरीका है। उन्हें उस मंदिर की गहराइयों में जाना होगा और वहां जो भी ताकत है उसे नष्ट करना होगा। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने गांव के कुछ और बहादुर लोगों के साथ मिलकर और एक रात उसी श्रापित मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, हवा में एक फिर से घुटन महसूस होने लगी। आसमान पर घने बादल छा गए और बिजली की चमक में मंदिर और भी भयानक लगने लगा। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जिसे वो पहले नहीं देख पाए थे। कुएं से ठंडी और भयानक आवाजें आ रही थी, मानो कई आत्माएं वहां कैद हो। तभी एक तेज चीख के साथ मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी जीवित होने लगी। चित्रों में दिख रही भूतिया आकृतियां बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी।
वे आत्माएं मोहन और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगी। किशन ने हिम्मत जुटाकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, लेकिन इस बार आत्माओं की ताकत काफी ज्यादा थी। उन आत्माओं ने एक के बाद एक गांव के लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया। सबसे पहले रघु को एक आत्मा ने जकड़ा। उसके शरीर में एक अजीब सी हरकत होने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गई और वो चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर बाकी लोगों को भी आत्माओं ने घेर लिया। मोहन और किशन ने हिम्मत नहीं हारी। वो लोग जानते थे कि अगर वो अब हार गए तो गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। उन्होंने कुएं के पास जाकर तावीज को कुएं में फेंक दिया और मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगी। मंदिर की दीवारें अपने आप ही टूटने लगी। ऐसा लगा कि वो जगह अपने आप ही खुद को नष्ट कर रही हो। फिर सिर्फ 1 मिनट के लिए जो उनका दोस्त था रघु, वो खड़ा हुआ और जोरों की चीख मारने लगा। उसके शरीर की हड्डियों की टूटने की आवाज मोहन और किशन ने बिल्कुल साफ अपने कानों से सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी हड्डियों को अंदर से तोड़ रहा है। फिर सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसकी आंखें जो सफेद हो चुकी थी वो अब खून से लाल हो चुकी थी। वो फिर से जमीन पर गिरा और मर गया। मोहन और किशन जैसे तैसे बचकर बाहर निकले, लेकिन उनके साथ गए लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया। कालाखंडर गांव अब और भी वीरान हो गया था। मोहन और किशन ने महसूस किया कि भले ही उन्होंने मंदिर को नष्ट कर दिया हो, लेकिन शायद श्राप की जड़ें अब भी गांव में मौजूद थी। रात होते ही गांव के चारों ओर वही चीखें सुनाई देती और लोगों को अब भी रहस्यमयी परछाई दिखाई देती। गांव में अब केवल वही लोग बचे थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। गांव कालाखंडर अब एक भूतों का स्थान बन चुका था, जहां जो भी जाता वो डर और मौत की परछाइयों में खो जाता। इसके बाद धीरे धीरे कुछ अगले 10 से 12 सालों में ही जो लोग वहां पर बचे थे वो भी कहीं गायब हो गए या यूं कहिए कि मर गए। फिर उस जगह को उसी जंगल ने पूरा घेर लिया और कई सालों के बाद जब वहां पर जाकर देखा गया तो ऐसा लगा ही नहीं कि कभी वहां कोई गांव हुआ करता था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये जो कहानी है ये छोटी सी है। पहले ये कहानी सुन लीजिए, इसके बाद वाली कहानी जरूर सुनना। चलिए पहले ये कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था, जिसे लोग अंधेरा जंगल या फिर अंधेरी वन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं देखा था। हवेली के चारों ओर उगी हुई बेलों ने इसे पूरी तरह से घेर कर रखा था, मानो हवेली को दुनिया से छुपाना चाहती हो। गांव के लोग इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, या लौटता है तो वो बीमार पड़कर 1 हफ्ते के अंदर मारा जाता है। कई लोग और उनकी कई सारी अलग बातें। रात में अक्सर उस हवेली से कुछ आवाजें भी सुनाई देती थी, जिसे सुनकर गांव वाले डर के मारे कांप जाते। कभी कभी हवेली की टूटी खिड़कियों से एक धुंधली परछाई भी दिखाई देती थी, पर किसी ने भी उस परछाई का सामना करने की हिम्मत कभी नहीं की थी। फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन 4 दोस्त आकाश, नेहा, रोहन और प्रियंका इस भयानक जगह के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला करते हैं। आकाश और नेहा के लिए ये केवल एक रोमांचक अनुभव था, जबकि प्रियंका और रोहन थोड़े डरे हुए थे। वो सब अच्छे से जानते थे कि गांव वालों ने कभी उस हवेली के पास जाने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली थी। एक अंधेरी रात को जब पूरा गांव सो रहा था,
वो चारों उस हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात होने के बावजूद जंगल के बीच घना अंधेरा था। उनके कदमों की आवाजें पेड़ों के बीच गूंज रही थी और हवा के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट मानो उनके डर को और बढ़ा रही थी। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, उनकी सांसें तेज हो गई। हवेली का दरवाजा बड़ा और काफी भारी था। ऐसा लग रहा था कि उसे सालों से किसी ने नहीं खोला हो। आकाश ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया और उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। चारों तरफ गहरी धुंध थी, मानो हवेली के अंदर समय थम सा गया हो। दीवारों पर भी कुछ पेंटिंग्स दिखाई दे रही थी और दीवार पूरी तरह काली थी। उसे देखकर भी यूं लग रहा था कि किसी ने उन दीवारों को जलाने की कोशिश की हो। और जो दीवारों पर चित्र या पेंटिंग्स दिखाई दे रही थी, वो कुछ ऐसी लग रही थी जो पुराने जमाने की किसी काली विद्या या बलि का संकेत दे रहे हो। फर्श पर कई जगहों पर सूखा खून बिखरा हुआ था। आकाश ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की जोर से बंद हुई। सभी लोग वहां चौंक गए, लेकिन आकाश ने कहा, यह पुरानी हवेली है, हवा से कुछ भी हो सकता है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक बड़ा दर्पण लगा हुआ था जो अजीब रूप से चमक रहा था। उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ छुपा हुआ है। अचानक प्रियंका ने कहा, तुम लोग ये देखो। दर्पण में उनके पीछे कोई काला धुंधला आकार दिख रहा था। सबने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। डर उनके चेहरों पर साफ दिखने लगा। हमें यहां से वापस चलना चाहिए, नेहा ने घबराते हुए कहा। लेकिन आकाश ने इसे एक भ्रम बताकर सभी को शांत करने की कोशिश की। जब वो हवेली के और अंदर बढ़े तो एक पुराने तहखाने का दरवाजा उनके सामने आ गया। आकाश ने दरवाजा खोला और वो सभी नीचे उतरे। तहखाने के अंदर ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। नीचे की दीवारों पर बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने जोर से खरोच की हो। एक कोने में एक पुरानी किताब भी पड़ी हुई थी, जिसके पन्ने मटमैले हो चुके थे। रोहन ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, हवेली के चारों ओर तेज हवाएं गूंजने लगी, मानो सैकड़ों चीखें एक साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। किताब के पन्नों पर लिखे अक्षर धीरे धीरे लाल हो रहे थे और अचानक एक भयानक चेहरे की तस्वीर उन पन्नों पर उभर कर आई। वो चेहरे इतने डरावने थे कि प्रियंका की चीख निकल गई। ये क्या हो रहा है? नेहा ने घबराते हुए पूछा। आकाश ने किताब को तुरंत बंद कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर की हर दीवार से अजीब सी आवाजें आने लगी। अचानक सभी दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गए और चारों दोस्त हवेली के अंदर फंस गए। उसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करने लगे, हवेली के छत से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वो आकृति धीरे धीरे आकार लेती है और एक भयानक महिला का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके हाथ लंबे और नोकीले थे। वो भयानक महिला धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। तुमने मेरी नींद को भंग किया है। उसकी ठंडी और भयानक आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। चारों दोस्तों के शरीर जैसे जकड़ गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। अब तुम मेरे हो, उसने एक भयानक हंसी के साथ कहा। और इसी के साथ हवेली के चारों ओर कुछ परछाइयां
तो कभी कुछ काले हाथ दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो उस हवेली की दीवारों को चीर कर बाहर निकल रहे हो, जो उन चारों को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आकाश ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, एक काला हाथ उसे पकड़कर हवा में उठा ले गया। बाकी तीनों भी बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन हवेली की दीवारों से निकलते हुए काले हाथ उन्हें जकड़ने लगे। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो हवेली के दरवाजे बंद मिले। चारों दोस्त का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात में हवेली से चीखने की आवाजें आती थी और कभी कभी लोगों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों पर धुंधली परछाई नजर आती थी, मानो वो चार के चार वहीं पर है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। गांव वालों का मानना था कि हवेली ने अब उन चारों को भी अपना हिस्सा बना लिया है। कहते हैं कि कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा कि उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को भी आकाश की, नेहा की और भी कई सारी आत्माएं देखने को मिलती, जिनकी चीखें भी बिल्कुल साफ सुनाई देती। हवेली अब भी अंधेरी में छुपी हुई खड़ी थी और जो भी वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव में इस बात का डर बहुत ज्यादा फैल चुका था कि कुछ ही दिनों के बाद उनका एक दोस्त रोहन, वो एकदम से गांव में आया। लोग उसे देखकर दंग रह गए। सभी लोगों ने कहा कि हम तो ये सोच रहे थे कि तुम सभी अंदर मारे गए हो। उसने जैसे ही ये सुना वो फूट फूट कर रोने लगा। कहने लगा कि हाँ, मुझे छोड़कर मेरे सारे दोस्त अंदर मारे गए। फिर उसने गांव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद गांव वालों ने कहा कि अब उस हवेली को चारों ओर किसी रक्षा कवच से बांध देना चाहिए, वरना कोई भी वहां जाएगा तो वो हवेली उसे अपने पास खींच लेगी। क्योंकि गांव के कुछ लोग थे जिनका ये कहना था कि रात में अगर पास से भी उस हवेली के गुजरो तो ऐसा लगता है जैसा वो हवेली हमें अपनी ओर खींच रही है। फिर गांव के लोगों ने मिलकर इसका समाधान निकाला और एक तांत्रिक को बुला लाया। जब तांत्रिक ने हवेली के चारों ओर रक्षा कवच बांधा, तब उसने खुद कहा कि ये हवेली में जितनी भी आत्माएं हैं ये बहुत शक्तिशाली है और ये आत्माएं किसी को भी जिंदा नहीं लौटने देगी। फिर उसने अचानक से जो उनका दोस्त बचकर भाग कर आया था उसकी तरफ देखा। कहने लगा, समझ में ये नहीं आ रहा कि तू कैसे बच गया। उसने अपनी कहानी बताई कि जब सभी को आत्माएं उठाकर मार रही थी, तब मेरा जो दोस्त था उसने खिड़की के पास खड़े हुए मुझे जोर से धक्का दिया। खिड़की टूटी फूटी थी, जिस वजह से उस खिड़की के बाहर आकर मैं गिरा और गिरते ही मैं वहां से भागा, लेकिन रास्ते में फिर मुझे चक्कर आ गई और मैं गिर पड़ा। मुझे खुद होश नहीं था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। जब कई दिनों के बाद मेरी आंख खुली तो जंगल में रहने वाले कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे। उन्होंने मेरी दवाई की और मैं ठीक हो गया। उसके बाद मैंने गांव में आकर ये सारी घटना बताई। यह सुनकर उस तांत्रिक जी ने भी कहा कि हवेली में जितनी भी आत्माएं हैं अब इस रक्षा कवच के बाहर तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ, अब भी मैं इस बात की गारंटी नहीं लूंगा कि अगर कोई हवेली के अंदर गया तो वो जिंदा बचकर शायद नहीं आएगा। उसके बाद भी कई सालों तक वह हवेली वैसी की वैसी खड़ी रही और फिर समय बढ़ता गया और तेज बारिश हवाओं ने उस हवेली की दीवारों को कमजोर करके गिरा दिया और अब वहां सिर्फ एक मैदान बचा हुआ है। लेकिन आज भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो आत्माएं वहीं पर बसती है, क्योंकि भले घर नहीं है, लेकिन वो जो घर था जंगल के बीच में, आस पास घनी झाड़ियां आज भी वैसा ही डर का माहौल बनाकर रख देती है। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। ये कहानी भारत के एक सुदूर इलाके के फार्म हाउस की है, जो पूरी तरह वीरान हो चुका है।
ये फार्म हाउस एक घने जंगल के किनारे पर था, जहाँ लोगों का आना जाना बेहद कम था। गांव के लोग इस फार्म हाउस के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे, पर कोई भी उसकी सच्चाई को जानने की हिम्मत नहीं रखता था। कुछ साल पहले एक परिवार ने वहां रहने के लिए इस फार्म हाउस को खरीदा। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी थी। वो लोग शहर की भागदौड़ से दूर शांत जीवन जीने की चाह में वहां आए थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय फार्म हाउस के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसा कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन जब दरवाजा खोला जाता तो वहां कोई नहीं होता। कई बार दरवाजे के नीचे से कुछ ऐसी परछाई दिखती जिससे समझ में आता कि बाहर कोई चल रहा है या फिर बाहर कोई खड़ा है। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक रात उनकी बेटी अचानक से गायब हो गई। उन्होंने पूरा घर और आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले दिन बेटी घर के एक पुराने बंद कमरे में पड़ी बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि कोई काला आदमी उसे खींचकर उस कमरे में ले गया था, लेकिन उस कमरे में किसी के होने का कोई निशान नहीं था। इसके बाद से फार्म हाउस में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। घर की दीवारों पर अपने आप खून के धब्बे दिखने लगे और रात में अक्सर किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। पति पत्नी ने फार्म हाउस छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से निकलने के लिए रोक रही है। आखिरकार एक दिन गांव वालों ने देखा कि वो परिवार भी फार्म हाउस से गायब हो चुका था। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। उसके बाद भी कई सालों तक उस फार्म हाउस के पास से गुजरते वक्त लोग अजीब सी ठंडक महसूस करते, और कुछ लोग ऐसा भी कहते कि वो नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वहाँ ऐसी ठंडक महसूस होती है। कई लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि वहाँ से गुजरने पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि कोई उन्हें उसी फार्म हाउस की ओर बुला रहा है। गांव वालों का कहना था कि फार्म हाउस एक बुरी आत्मा का निवास बन चुका था और जो भी वहां जाता वो कभी वापस नहीं आता। जैसे ही वो परिवार गायब हुआ, फार्म हाउस के आसपास की रहस्यमयी घटनाएं और भी ज्यादा भयानक हो गई। गांव के कुछ जवान लोगों ने तय किया कि इस रहस्य को सभी मिलकर सुलझाएंगे। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से इस फार्म हाउस के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह फार्म हाउस एक समय पर एक जमींदार का था, पर जमींदार के लालच और उसकी ईगो की वजह से उसके ही नौकरों ने उसकी हत्या कर दी। जमींदार की आत्मा ने उसी दिन से उस फार्म हाउस को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उस रात 5 युवक फार्म हाउस के अंदर घुसने की योजना बनाकर वहां पहुंचे। उनके हाथों में टॉर्च और कुछ हथियार थे, ताकि अगर किसी जानवर या अन्य खतरे का सामना करना पड़े तो वो सुरक्षित रह सके। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक से कमजोर हो गई। वहां की हवा अजीब रूप से ठंडी और भारी महसूस होने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति का दबाव उन पर हो। अचानक एक युवक को घर के अंदर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक घर की पुरानी जंग लगी खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। सबने एक दूसरे की ओर देखा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनमें से एक युवक की टॉर्च बुझ गई और साथ ही एक सर्द चीख चारों ओर गूंज उठी। डरते डरते उन्होंने घर के अंदरूनी हिस्से की जांच शुरू की। वे उस कमरे में पहुंचे
जहां पहले वो छोटी बच्ची बेहोश मिली थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, कमरा घने अंधेरे से भर गया और उसमें से एक भीषण गंध आने लगी, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। कमरे की दीवारों पर लाल रंग से अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन और शापित अनुष्ठान की तरह दिख रहे थे। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप एक आवाज के साथ खुल गई। उसमें से एक कंकाल निकला, जिसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। युवक ने वो डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि कैसे जमींदार ने काले जादू के सहारे अमरता पाने की कोशिश की थी, लेकिन जादू उल्टा पड़ गया और उसकी आत्मा उस फार्म हाउस में हमेशा के लिए कैद हो गई। तभी अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ और दीवारों पर बने चित्र खून की तरह बहने लगे। वहां जितने भी लड़के थे, सब ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगे, फार्म हाउस का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की दीवारों से चीखे और हंसी की डरावनी आवाजें आने लगी। एक एक करके वो सब अदृश्य ताकतों से जकड़े जाने लगे। किसी के गले में फंदा लग गया, किसी के पैरों को कोई खींचने लगा। वो लोग समझ चुके थे कि वो उस जगह से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। अंत में सिर्फ एक लड़का किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुआ। वो बुरी तरह से घायल और मानसिक रूप से टूट चुका था। जब गांव वाले उसे लेकर आए तो वो बस एक ही बात कहता रहा, वो वापस आ रहे हैं, कोई भी अब सुरक्षित नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस फार्म हाउस की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। कहते हैं कि उस रात के बाद से वहां से गुजरने वाले लोगों को अक्सर एक छाया फिर दिखाई देने लगी, जो फार्म हाउस के पास ही मंडराती रहती थी। वो फार्म हाउस अब पूरी तरह से शापित हो चुका था और जिसने भी वहां कदम रखा वो तो गायब हो गया, या फिर उसकी अजीब तरह से मौत हो गई। और फिर गांव के सभी लोग एक ही बात कहते थे, इस फार्म हाउस का रहस्य जानने की हिम्मत कभी नहीं करना, वरना तुम भी उस शापित जाल का हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए बन जाओगे। उस रात के बाद से गांव में एक अजीब खामोशी छा गई थी। जिसने भी फार्म हाउस के बारे में कुछ पूछने या बोलने की कोशिश की, उसे गांव वाले रोक देते। लोग उस जगह का नाम लेना भी अशुभ मानने लगे थे। लेकिन एक दिन शहर से कुछ लोग आए। वे लोग जिज्ञासु थे और उस फार्म हाउस से जुड़ी रहस्य को जानना चाहते थे। उनमें से एक डॉक्टर अंशुल, जो एक इतिहासकार थे, उस फार्म हाउस के शापित इतिहास के बारे में सुनकर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि कोई जगह इतनी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर अंशुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव वालों से फार्म हाउस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं हुआ। गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो उस फार्म हाउस के इतिहास के बारे में जानता था, उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। जो लोग वहां गए वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। परंतु अंशुल और उनके साथी रश्मि और करण, ये तीनों ने ही फार्म हाउस में जाने का फैसला कर चुका था। उन्होंने अपनी सारी तैयारी कर ली। सारा सामान लेकर, कुछ धार्मिक प्रतीक और अन्य सुरक्षा उपाय लेकर वो फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। जैसे ही फार्म हाउस के पास पहुंचे, उन्हें एक ठंडी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो वो किसी और ही दुनिया में एकदम से कदम रख रहे हो। फार्म हाउस का दरवाजा बंद था, पर पुराने होने की वजह से उसे धक्का देकर आसानी से खोला जा सकता था। अंदर का दृश्य काफी ज्यादा भयानक था। दीवारों पर
धूल की मोटी परत जमी हुई थी और छत से लटके मकड़ी के जाले ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी है। लेकिन एक अजीब सी बात ये थी कि फर्श पर मानो किसी के पैरों के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। ये निशान ताजे थे, जैसा कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तीनों ने फार्म हाउस के अंदर गहराई से जांच पड़ताल शुरू की। रश्मि को एक कोने में पुराना लैंप मिला, जिसे देखकर ये लग रहा था कि अभी अभी कोई इसे ऑन किया होगा। लेकिन वो घर इतना पुराना था, वहां ना ही तो बिजली थी और ना ही कोई आता जाता था। फिर ये लैंप कैसे, जबकि इतने साल हो चुके थे और वो घर भी खंडर बन चुका था। करण ने सीढ़ियों के पास किसी की परछाई देखी, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कुछ नहीं था। ये देखकर वो सभी थोड़ा सा घबरा गए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। जैसे ही वो पहली मंजिल पर गए, अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक भयानक चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज उठी। रश्मि के पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं गिर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचने की कोशिश की। डॉक्टर अंशुल और करण ने उसे संभाला और जल्दी से उस कमरे की ओर भागे जहां उस परिवार की बच्ची बेहोश मिली थी। कमरे में घुसते ही उन्हें एक ठंडी परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक डरावनी आकृति में बदल गई। ये शायद जमींदार की आत्मा थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो उनकी ओर बढ़ने लगी। वो इतना ज्यादा डरावना लग रहा था, या उसकी आत्मा इतनी ज्यादा डरावनी और अजीब लग रही थी कि कमरे की दीवारें भी मानो कांप रही थी उसके डर से, और छत से धूल और पत्थर भी अपने आप अब गिरने लगे थे। 1 मिनट के लिए तो यूं लगा जैसा घर में भूकंप आ गया हो। डॉक्टर अंशुल ने अपनी जेब से वो धार्मिक प्रतीक निकाला और जमींदार की आत्मा की ओर बढ़ाया। लेकिन आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और प्रतीक हाथ से गिर गया। करण ने हिम्मत जुटाकर उस डायरी को उठाया जो वहां पड़ी हुई थी और जोर से पढ़ने लगा। डायरी में उस शाप को तोड़ने की विधि लिखी हुई थी, लेकिन जैसा जैसा वो पढ़ता गया वो आत्मा और ज्यादा गुस्से में आ गई। कमरा हिलने लगा और फर्श में दरारें पड़ने लगी। अचानक जमींदार की आत्मा ने करण को पकड़ लिया। वो उसे उठाकर हवा में घुमाने लगी और उसकी आंखें पल पल बड़ी और लाल हो रही थी। रश्मि और अंशुल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो करीब आते, एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे ढकेल देती। करण की चीखें सुनकर दोनों की आत्मा कांप गई। लेकिन तभी अंशुल को डायरी का आखिरी शब्द याद आया, एक प्राचीन मंत्र जो शापित आत्माओं को बंदी बना सकता था। अंशुल ने जल्दी से वो मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे ही उसने वो मंत्र पूरा किया, जमींदार की आत्मा चीखते हुए हवा में कहीं गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया। करण बुरी तरह घायल था, लेकिन जिंदा था। उन्होंने जल्दी से फार्म हाउस के बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप फिर से एक आवाज करता हुआ बंद हो गया। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वो जमींदार की आत्मा नहीं थी, ये एक और आत्मा थी, और ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। उस फार्म हाउस का असली रहस्य अब भी दफन था। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस अब शुरुआत थी। फार्म हाउस का दरवाजा जैसे ही खुद से बंद हुआ, अंशुल, रश्मि और करण की धड़कनें तेज हो गई। तीनों समझ चुके थे कि वो अभी भी उस शापित स्थान के कब्जे में है। हवा फिर से भारी हो गई थी और हर कोने से किसी अनजानी शक्ति के होने का एहसास बिल्कुल साफ हो रहा था। करण का शरीर
ठंड से कांप रहा था और उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। अचानक पूरे घर में भयानक हंसने की आवाजें गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन पर जोरों से हंस रही हो। उन हंसी के साथ ही फार्म हाउस की दीवारों पर अजीब सड़े हुए हाथों के निशान उभरने लगे। वो निशान दीवारों से निकलकर फर्श पर फैलने लगे, जैसा कोई अदृश्य हाथ जमीन से उठ रहा हो। करण, जो अभी तक जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, वो जोर से चिल्ला उठा, ये कुछ और है। ये क्या है जो हमें मारने आया है? रश्मि ने घबराहट में चारों ओर देखा, लेकिन हर कोना अंधेरे से भरा हुआ था। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी, जो वर्षों से बंद पड़ी थी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और जैसे ही वो आधी रात के 12 बजे पर पहुंची, पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियों पर जमी धूल अपने आप उड़ने लगी और एक खिड़की जोरदार आवाज के साथ टूट गई। अंशुल को लगा कि उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस डायरी पर डाली जिसे उसने पहले पढ़ा था। डायरी के पिछले पन्नों में एक और भयानक रहस्य छिपा था। वो जमींदार सिर्फ अकेला नहीं था। फार्म हाउस में एक और आत्मा थी जो पहले जमींदार की पत्नी थी। उस औरत ने खुद को जमींदार के अत्याचारों से बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा भी उसी घर में भटक रही थी, लेकिन वो जमींदार से कई ज्यादा खतरनाक थी। डायरी में लिखा था, जो भी इस घर में आता है उसकी आत्मा उस औरत का शिकार बन जाती है। वो उन्हें जिंदा रहने नहीं देती और अगर कोई बच निकलने की कोशिश करता है तो वो उनके शरीर पर कब्जा कर लेती है। जैसे ही अंशुल ने ये पढ़ा, कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। उनकी सांसें अब धुएं की तरह बाहर आ रही थी और ठंड इतनी बढ़ गई कि रश्मि का शरीर भी सुन्न होने लगा। अचानक कमरे में एक भयानक चिल्लाहट गूंज उठी। ये एक औरत की चीख थी जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। दीवारों से खून के धब्बे टपकने लगे और उनमें से एक साया बाहर निकलने लगा। ये वही जमींदार की पत्नी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। सभी ने देखा कि जैसा जैसा वो आगे बढ़ रही है, हर कदम के साथ उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो दूर से ही देखने में समझ में आ रहा था कि बहुत ज्यादा धारदार है। उसकी हरकतें बहुत अजीब सी भयानक थी, जैसे वो हड्डियां तोड़ते हुए चल रही हो। करण ने डर के मारे रश्मि का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अब उस भयानक आत्मा पर जमी हुई थी। आत्मा अब उनके बहुत करीब थी। जैसे ही उसने करण की ओर हाथ बढ़ाया, करण के शरीर ने अचानक झटके खाने शुरू कर दिए। उसकी आंखें पलट गई और उसके मुंह से खून की धार निकलने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हरकतें बंद हो गई। रश्मि ने चीखते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब उस आत्मा ने अंशुल की ओर अपना रुख किया। अंशुल ने जल्दी से वो डायरी उठा ली और उसमें लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। आत्मा ने धीरे धीरे अपना हाथ अंशुल की ओर बढ़ाया और तभी अंशुल ने जोर से वो मंत्र पढ़ा। कमरा अचानक तेजी से हिलने लगा और आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी। वो दीवारों में विलीन होने लगी, लेकिन उसका चेहरा अंशुल की आंखों के सामने हमेशा के लिए जलता हुआ रह गया। मंत्र पूरा होने के बाद कमरे की हर हलचल अचानक से रुक गई। एकदम सन्नाटा सा छा गया। अंशुल और रश्मि ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। तभी ही करण के शरीर ने फिर से हरकत की।
उसकी आंखें खुली, लेकिन ये करण नहीं था। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी जो उन्होंने जमींदार की पत्नी में देखी थी। ये देखकर दोनों ही डर गए। करण की आत्मा अब उस शापित फार्म हाउस की कैद में थी और जमींदार की पत्नी ने उसके शरीर को अपना बना लिया था। आखिरकार डर की वजह से रश्मि और अंशुल समझ चुके थे कि यह फार्म हाउस कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन फार्म हाउस का हर दरवाजा और खिड़की अपने आप बंद हो चुकी थी। दोनों के सामने अब एक ही रास्ता बचा था, या तो उस आत्मा का शिकार बन जाए या फिर हमेशा के लिए इस घर के अंधकार में खो जाए। तभी ही अंशुल ने फिर से जो डायरी हाथ में थी उसे खोला और जोरों से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वो जाके दरवाजे के पास जोर से पड़ता और फिर दरवाजे को खींचकर खोलने की कोशिश करता कि एकदम जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंशुल तो वहां से जान बचाकर भाग गया क्योंकि वो मंत्र पढ़ना जानता था, लेकिन रश्मि वो वहीं अंदर ही फंस कर रह गई। उसके बाद उस फार्म हाउस को वैसे ही छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।